नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए मिनी मॉक टेस्ट नंबर 3 करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे सभी ऑल 10 यूनिट्स के मिक्स्ड क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम लोग देखेंगे 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अखबारों के माध्यम से पता चला है कि आपका जो एग्जाम होगा वह 12 जनवरी को होगा। इसका जल्द ही जो आप लोग का है ऑफिशियल नोटिफिकेशन और JSSC के साइट पर देखने को मिल जाएगा। तो अभी आप लोग अपना प्रिपरेशन को गति प्रदान करें और अपना जी जान लगा दें। आपको प्रिपरेशन को और मजबूती प्रदान करने के लिए झार शिक्षा के द्वारा अभी टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है, जिसमें सबको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उसका अलग से एक सीट प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर लगता है कि आप लोग का तैयारी में अभी भी कमी है तो आप लोग बुकलेट्स का इस्तेमाल करके, जिसमें से सभी 10 यूनिट्स का अलग अलग बुकलेट तैयार किया गया है, वो भी आपको अफोर्डेबल प्राइस पर सिर्फ आज के लिए 50% ऑफ है। और टेस्ट सीरीज पर भी आज के लिए सिर्फ 50% ही ऑफ है। कल से ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। कल से फिर आपको ये ओरिजिनल प्राइस पर ही मिलेगा। अगर लेते हैं आज, अगर ये आप लोग लेते हैं तभी आपको कंप्यूटर का जो बुकलेट है पेपर 1 के लिए, वह भी आपको एक बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। इसका कोई भी चार्जेस अप्लाई नहीं होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। और हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट्स से। पहला प्रश्न है, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत में अज्ञानता का आवरण वेल ऑफ इग्नोरेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वेल ऑफ इग्नोरेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है निष्पक्षता सुनिश्चित करना, ताकि कोई अपने विशेष लाभ के लिए नियम न बना सके। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। रॉल्स का मानना था कि यदि लोग अपनी सामाजिक स्थिति, प्रतिभा और वर्ग को नहीं जानेंगे, दैट मीन्स अज्ञानता के आवरण में होंगे, तो वे ऐसे न्यायपूर्ण नियम बनाएंगे जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लिए भी लाभकारी हो। अगला प्रश्न है, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये अरस्तु का। किसका है? तो ये अरस्तु का है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में कहा कि मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है और समाज या राज्य के बिना रह नहीं सकता। अगर वह ऐसा करता है तो वह या तो देवता है या पशु है। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने प्राकृतिक अधिकारों नेचुरल राइट्स, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का सिद्धांत दिया? यानी किस विचारक ने प्राकृतिक अधिकारों, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का सिद्धांत दिया? यह जॉन लॉक के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? जॉन लॉक के द्वारा। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के इन 3 प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास के विकास का मुख्य चालक क्या है? तो इतिहास के विकास का मुख्य चालक क्या है? तो भौतिक द्वंद्व और वर्ग संघर्ष। क्या है? तो भौतिक द्वंद्व और वर्ग संघर्ष है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद मानता है कि समाज का विकास आर्थिक उत्पादन की प्रणालियों और वर्गों के बीच संघर्ष, जैसे मालिक बनाम मजदूर, के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव है। स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव है। यह स्वतंत्रता का कौन सा दृष्टिकोण है? यह नकारात्मक दृष्टिकोण है। कौन सा? यह नकारात्मक दृष्टिकोण है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता, दैट इज नेगेटिव लिबर्टी, के समर्थक में जेएस मिल हेयक मानते हैं कि व्यक्ति पर राज्य या समाज का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। प्रतिबंधों का न होना ही स्वतंत्रता है। अब हम लोग देखते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? यह अनुच्छेद 44 है। कौन? तो अनुच्छेद 44 है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSPs का हिस्सा है। यह निर्देश देता है कि राज्य पूरे भारत में
नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय विशेषाधिकार पार्लियामेंट्री प्रिविलेज किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली और विशेषाधिकार ब्रिटिश संविधान दैट मीन्स वेस्टमिंस्टर मॉडल से प्रेरित है। अनुच्छेद 105 यानी 105 संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति दैट मीन्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वह सदन का सदस्य नहीं होता लेकिन कार्यवाही का संचालन करता है। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग यानी मंडल कमीशन का गठन कब हुआ था और इसने किसके लिए आरक्षण की सिफारिश की थी? तो मंडल आयोग का गठन जो था वो 1979 में हुआ था और यह अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के आरक्षण की सिफारिश की थी। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ। इसने 1980s में अपनी रिपोर्ट दी और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की, जिसे 1990 में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो मूल कर्तव्य जो थे ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। किसके? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। हम लोग व्याख्या देखते हैं। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन द्वारा संविधान में भाग 4A अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें से 10 मूल कर्तव्य शामिल थे और इससे बाद में एक और जोड़ा गया। इसके बाद अभी जो है वो 11 हो गए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट मीन्स लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है, प्रशासन में निर्णय लेना यानी डिसीजन मेकिंग ही प्रशासन का हृदय है। यह कथन किसका है? यह कथन है हर्बर्ट साइमन का। किसका है? यह कथन है वो हर्बर्ट साइमन का है। इसको लोग व्याख्या देखते हैं। हर्बर्ट साइमन ने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में निर्णय निर्माण को प्रशासन की केंद्रीय गतिविधि माना। उन्होंने सीमित तार्किकता यानी कि बाउंडेड रैशनैलिटी का सिद्धांत भी दिया। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन में 3E का क्या अर्थ है? तो 3E का अर्थ है इफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस। क्या है? इफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। नवीन लोक प्रशासन और अच्छे प्रशासन में 3E का बहुत महत्व है। मितव्ययता दैट मीन्स इकोनॉमी, कार्यकुशलता इफिशिएंसी और प्रभावशीलता यानी इफेक्टिवनेस। अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सेवा दिवस यानी सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? यह 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली में अखिल भारतीय सेवाओं के पहले बैच को संबोधित किया था और उन्हें भारत का इस्पात ढांचा यानी स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द मतलब इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन की पारिस्थितिकी की अवधारणा किसने दी? तो प्रशासन की पारिस्थितिकी की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई? तो फ्रेडरिक्स के द्वारा दी। किसके द्वारा? तो फ्रेडरिक्स के द्वारा दी गई। इसको हम लोग व्याख्या देखते हैं। फ्रेडरिक्स ने तुलनात्मक लोक प्रशासन में पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण इकोलॉजिकल अप्रोच अपनाया। उन्होंने तर्क दिया कि प्रशासन अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, बजट एक दस्तावेज है जो सरकार की आय और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण है। क्या है? तो सरकार की आय और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 112 दैट मीन्स 112 के अनुसार बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का ब्यौरा होता है। अब हम देखते हैं स्टेट पॉलिटिक्स इन झारखंड यानी झारखंड स्पेशल से। इसमें पहला प्रश्न है, झारखंड में मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो गांव के धार्मिक प्रधान को मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पाहन कहा जाता है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में मुंडा गांव का प्रशासनिक प्रधान होता है, जबकि पाहन गांव का धार्मिक प्रधान होता है, जो पूजा पाठ और पर्व त्योहार संपन्न कराता है। क्या कराता है? तो पूजा पाठ और पर्व त्योहार संपन्न कराता है।
अगला प्रश्न है, झारखंड की पहली औद्योगिक नीति फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी किस वर्ष घोषित की गई थी? तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी वो 2001 में घोषित की गई थी। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। झारखंड राज्य गठन के तुरंत बाद निवेश को आकर्षित करने और संसाधनों का उपयोग करने के लिए अगस्त 2001 में पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो जेपीएससी का गठन जो है अनुच्छेद 315 के तहत हुआ है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 315 यह प्रावधान करता है कि संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग दैट इज यूपीएससी और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य सेवा आयोग जैसे जेपीएससी होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा शहर भारत की कोयला राजधानी कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? यह धनबाद जाना जाता है। कौन? तो धनबाद जाना जाता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। धनबाद क्षेत्र में कोयले के विशाल भंडार और खनन गतिविधियों के कारण इसे भारत की कोल राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन वरुण झारखंड की में किस समस्या के समाधान के लिए चलाया गया था? तो ऑपरेशन जो वरुण था यह पेयजल समस्या के समाधान के लिए चलाया गया था। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। ऑपरेशन वरुण झारखंड में पेयजल संकट, विशेष रूप से तालाबों और जल स्रोतों के जीर्णोद्धार और जल संरक्षण के लिए चलाया गया एक अभियान था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने आप को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया और नए धर्म की शुरुआत की? तो सिंगबोंगा का दूत कब घोषित किया? तो 1895 यानी 1895 में घोषित किया और नए धर्म बिरसायत धर्म की शुरुआत की। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। 1895 में बिरसा मुंडा ने खुद को भगवान का दूत घोषित किया और बिरसायत धर्म की शुरुआत की, जिसने एकेश्वरवाद और सादगी पर जोर दिया। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा के वर्तमान भवन नया भवन बनने से पूर्व को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसको पहले लेनिन हॉल के नाम से जाना जाता था। क्या? तो लेनिन हॉल के नाम से जाना जाता था। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। झारखंड विधानसभा का पुराना भवन लेनिन हॉल के नाम से जाना जाता था, जो सोवियत संघ की सहायता से HEC परिसर में बनाया गया था। अब नया भवन विधानसभा भवन बन गया है, जो कि रांची में है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में झारखंड में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था ठाकुर विश्वनाथ साहदे और पांडे गणपत राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो ठाकुर विश्वनाथ साहदे और पांडे गणपत राय के द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति में रांची और आसपास के क्षेत्रों में ठाकुर विश्वनाथ साहदे और उनके सेनापति पांडे गणपत राय ने विद्रोहियों यानी मुक्ति वाहिनी सेना का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है, अब हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड रिलेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, शांति के लिए एकता यूनाइटिंग फॉर पीस प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में कब पारित किया गया था? तो ये 1950 में पारित किया गया था। कब? तो 1950 में पारित किया गया था। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। 1950 में कोरियाई संकट के दौरान जब सुरक्षा परिषद वीटो के कारण पंगु हो गई थी, तब यह प्रस्ताव पारित किया गया। इसके तहत यदि सुरक्षा परिषद शांति बनाए रखने विफल रहती है तो महासभा कार्रवाई कर सकती है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 के परिणाम स्वरूप किन दो संस्थाओं का जन्म हुआ? तो इसमें IMF और वर्ल्ड बैंक यानी कि IBRD का जन्म हुआ। किसका? तो IMF और IBRD यानी विश्व बैंक का जन्म हुआ। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की नींव रखी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक IBRD की स्थापना हुई। इन्हें ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति में गुजराल सिद्धांत यानी कि गुजराल डॉक्ट्राइन का मूल मंत्र क्या है? इसका मूल मंत्र है पारस्परिकता की उम्मीद किए बिना पड़ोसियों को छूट देना यानी कि नो रेसिप्रोसिटी। क्या है? नो रेसिप्रोसिटी। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। 1996 में विदेश मंत्री बाद में PM इंद्र कुमार गुजराल ने यह सिद्धांत दिया कि भारत को अपने छोटे पड़ोसियों दैट इज नेपाल, बांग्लादेश और भूटान आदि के साथ संबंधों में उदारता दिखानी चाहिए और बदले में तुरंत लाभ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट पावर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो सॉफ्ट पावर शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोसेफ नाई के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? यह जोसेफ नाई के द्वारा किया गया। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। जोसेफ नाई ने 1990 में सॉफ्ट पावर की अवधारणा दी। इसका अर्थ है
किसी देश की वह क्षमता जिससे वह अपनी संस्कृति, मूल्यों और नीतियों के माध्यम से दूसरे को आकर्षित और प्रभावित कर सके, न कि सैन्य बल यानी हार्ड पावर से। अगला प्रश्न है, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन 1985 में कहाँ हुआ था? यह ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी और वहीं इसका पहला शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद यानी रियलिज्म के 6 सिद्धांत 6 प्रिंसिपल किसने प्रतिपादित किए? तो यह हैंस जे मर्गेनथाउ के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। हैंस जे मर्गेनथाउ अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन 1948 में राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों का वर्णन किया जो राष्ट्रीय हित और शक्ति पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण संवाद नॉर्थ साउथ डायलॉग किससे संबंधित है? तो यह विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक वार्ता से संबंधित है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। यह शब्द विकसित यानी अमीर या उत्तर और विकासशील गरीब और दक्षिण देशों के बीच व्यापार, सहायता और आर्थिक विकास के मुद्दों पर चर्चा से संबंधित है। यह चर्चा को संदर्भित करता है। अब हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी यानी राजनीतिक समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये पहला प्रश्न है, किसने परिभाषित किया कि राजनीतिक दल एक संगठित नागरिक का समूह है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है? तो किसके द्वारा परिभाषित किया गया? यह जो परिभाषित किया गया यह गेटल के द्वारा परिभाषित किया। किसके द्वारा? तो गेटल के द्वारा परिभाषित किया गया। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। आरजी गेटल ने राजनीतिक दल को नागरिकों के एक ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करने के लिए संगठित होते हैं और जिनका उद्देश्य अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग करना होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिकीकरण का सिद्धांत यानी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी मानता है कि क्या मानता है कि सभी समाज जो है वो परंपरा से आधुनिकता की ओर बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। आधुनिकीकरण सिद्धांत जैसे रोस्टो लर्नर मानता है कि विकास एक रेखीय प्रक्रिया है जिसमें समाज पारंपरिक अवस्था से आधुनिक औद्योगिक अवस्था की ओर विकसित होता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक संस्कृति यानी पॉलिटिकल कल्चर शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1956 में किसने किया था? तो पॉलिटिकल कल्चर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था गैब्रियल आलमन के द्वारा। किसके द्वारा? यह गैब्रियल आलमन के द्वारा किया गया था। कि हम लोग व्याख्या देखते हैं। गैब्रियल आलमन ने अपने लेख कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम 1956 में राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग किया जो किसी राजनीतिक प्रणाली के प्रति लोगों के दृष्टिकोण और अभिवृत्तियों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, वोट बैंक की राजनीति भारत में जाति की भूमिका को कैसे प्रभावित करती है? तो कैसे प्रभावित करती है? यह जातियों को राजनीतिक लामबंदी के लिए संगठित करती है। क्या करती है? तो जातियों को राजनीतिक लामबंदी के लिए संगठित करती है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। MN श्रीनिवास ने वोट बैंक शब्द का प्रयोग किया। लोकतंत्र में राजनीतिक दल जातियों का उपयोग अपनी चुनावी जीत के लिए करते हैं जिससे जातियां राजनीतिक दबाव समूहों के रूप में संगठित हो जाती है। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक प्रकार्यवादी उपागम ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का संबंध किससे है? तो स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच का संबंध जो है वह किससे है? तो यह गैब्रियल आलमन से। किससे? तो गैब्रियल आलमन से है। तो हम लोग व्याख्या देखते हैं। गैब्रियल आलमन ने डेविड स्टर्न के व्यवस्था सिद्धांत में सुधार करते हुए संरचनात्मक प्रकार्यवादी मॉडल दिया। उन्होंने बताया कि हर राजनीतिक व्यवस्था में कुछ संरचनाएं होती है जो विशिष्ट कार्य जैसे नियम निर्माण, नियम कार्यान्वयन करती है। अब हम देखते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी शोध प्रविधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, प्रायोगिक शोध यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की मुख्य विशेषता क्या है? तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की मुख्य विशेषता है चरों का नियंत्रण और हेरफेर। क्या है? तो चरों का नियंत्रण और हेरफेर, कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। प्रायोगिक शोध में शोधकर्ता स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बदलाव यानी मैनिपुलेशन करता है और बाहरी चरों को नियंत्रित यानी कंट्रोल करता है ताकि आश्रित चर पर प्रभाव को सटीक रूप से मापा जा सके। अगला प्रश्न है, प्रतिचयन त्रुटि यानी सैंपलिंग एरर का कब उत्पन्न होता है? तो प्रतिचयन त्रुटि जो होता है जब चुना गया नमूना यानी सैंपल पूरी जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता है तब यह एरर जो होता है वो उत्पन्न होता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं।
सैंपलिंग एरर वह अंतर है जो एक नमूने यानी सैंपल के परिणाम और पूरी जनसंख्या पॉपुलेशन के वास्तविक मूल्य के बीच होता है। यह तब होता है जब नमूना पूरी तरह से प्रतिनिधि नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के शोध में सहगामी अवलोकन यानी कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का उपयोग किया जाता है? यह नृवंश विज्ञान में यानी कि एथनोग्राफी में किया जाता है। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। नृवंश विज्ञान यानी एथनोग्राफी में शोधकर्ता उस समूह या समुदाय के साथ लंबे समय तक रहता है जिसका वह अध्ययन कर रहा है, ताकि उनकी संस्कृति और व्यवहार को अंदर से समझा जा सके। अगला प्रश्न है, लिकर्ट स्केल लिकर्ट पैमाना का उपयोग शोध में क्या मापने के लिए किया जाता है? यह अभिवृद्धि यानी कि एटीट्यूड मापने के लिए किया जाता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। लिकर्ट स्केल जैसे पूर्णतः सहमत, सहमत, तटस्थ, असहमत, पूर्णतः असहमत का उपयोग उदार उत्तरदाताओं की राय, दृष्टिकोण या अभिवृद्धि को मापने के लिए प्रश्नावली में किया जाता है। किसका? तो लिकर्ट स्केल का। अगला प्रश्न है, शोध रिपोर्ट लेखन में पाद टिप्पणी यानी फुटनोट का क्या उपयोग है? तो फुटनोट का उपयोग है पाठ के नीचे अतिरिक्त जानकारी या स्रोत का हवाला देना। क्या है? पाठ के नीचे अतिरिक्त जानकारी या स्रोत का हवाला देना। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। फुटनोट का उपयोग पृष्ठ के नीचे किसी विशिष्ट बिंदु को स्पष्ट करने, अतिरिक्त जानकारी देने या स्रोत का उल्लेख करने के लिए किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कंटेम्प्रेरी इशू एंड मिसलेनियस प्रश्नों को। जैसे नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन होता है और उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, ग्लास मोस्ट या पेरेस्ट्रोइका ग्लास मोस्ट या पेरेस्ट्रोइका की नीतियां किस सोवियत नेता ने शुरू की थी? यह मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? तो मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा शुरू की गई थी। हम लोग व्याख्या देखते हैं। 1980 के दशक के अंत में मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधार के लिए ग्लासनोस्ट यानी खुलापन और पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्गठन की नीतियां लागू की, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः सोवियत संघ का विघटन हुआ। अगला प्रश्न है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक योजना यानी UDHR को संयुक्त राष्ट्र ने कब अपनाया? यह 10 दिसंबर 1948 को अपनाया। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया, इसलिए हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो है ये वर्ष 2013 में पारित हुआ। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद संसद ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 पारित किया, जो 1 जनवरी 2014 को लागू हुआ और पिनाकी चंद्र घोष जो थे इसके भारत के पहले लोकपाल बने। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है ये जलवायु परिवर्तन यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से है। हम लोग व्याख्या देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए विकसित देशों पर ग्रीन हाउस और गैस उत्सर्जन कम करने का बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो हैं वो महात्मा गांधी हैं। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी ने 1909 में गुजराती भाषा में हिंद स्वराज लिखी। इसमें उन्होंने आधुनिक सभ्यता की आलोचना की और स्वराज की अपनी अवधारणा प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है, झारखंड में छऊ नृत्य यानी छऊ डांस के लिए कौन सा जिला विश्व प्रसिद्ध है? तो सरायकेला खरसावां जो है यह विश्व प्रसिद्ध है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। सरायकेला खरसावां जिला अपनी विशिष्ट सरायकेला छऊ शैली के लिए प्रसिद्ध है। छऊ जो है एक मुखौटा नृत्य है जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान है? यह 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान है। इसकी व्याख्या देखते हैं। 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रेवोल्यूशन का नारा किसने दिया? यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1974 में 1974 में जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया,
जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, आध्यात्मिक और वैचारिक क्रांतियां शामिल थी, यानी टोटल 7 क्रांतियां इसमें शामिल थी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए किसे रिपोर्ट करता है? तो इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा, राष्ट्रपति इसका नहीं होगा, ये प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट देता है। इसमें मिस्टेक्स कभी मत कीजिएगा कि राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए प्रधानमंत्री के मुख्य सुरक्षा सलाहकार होते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि एनएससी का नेतृत्व करते हैं और वे सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। दोस्तों, आपकी परीक्षा को और भी गति प्रदान करने के लिए, और भी मजबूती प्रदान करने के लिए झार शिक्षा के द्वारा अभी आप लोग को परीक्षा में जांचने के लिए 5 फुल लेंथ मॉक्स तैयार किया गया, जिसपे अभी 50% ऑफ दिया जा रहा है, वो भी सिर्फ आज भर के लिए यानी कि 3 जनवरी के लिए। इसके साथ अभी लेते हैं तो आपको कंप्यूटर का ये बुकलेट जो है अभी फ्री मिलेगा। और लगता है कि अभी भी आप लोग की तैयारी नहीं हुई है तो आप लोग झार शिक्षा के द्वारा तैयार की गई ऑल यूनिट्स का बुकलेट जो है वो अभी आपको 50% डिस्काउंट पे मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो तो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं। अगर आप लोग को वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर इस वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं, वो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा टेलीग्राम चैनल है @झार शिक्षा 8271